गेट्स यानी विलियम हेनरी गेट्स, ये आखिर है कौन? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने में हो सकता है बिल गेट्स से जुड़े एक बेहद करीबी या फिर खुद बिल गेट्स भी टकरा जाएं। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, बिल गेट्स की पर्सनालिटी के इतने शेड्स हैं कि उन्हें किसी एक रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांधना या डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल भरा काम है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो शायद ही बिल गेट्स की पर्सनालिटी जजमेंट के साथ इनजस्टिस होगा। देखा जाए तो बिल गेट्स एक फाउंडर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और टेक एंथुसियास्ट भी। आज के दौर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़े दानदाता भी वही हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बर्निंग इश्यूज में से एक यानी क्लाइमेट चेंज के लिए भी सबसे ज्यादा वारिड भी वही दिखाई देते हैं। बिल गेट्स ने लंबे समय तक अपने करियर में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ के तौर पे काम किया है। साल 2000 की शुरुआत में लंबे समय तक इस पोस्ट पर रहने के बाद वो सीईओ की पोस्ट से हट गए थे। तब पॉल ब्लूमर को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया था। हालांकि वो भी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन की पोस्ट पर लंबे समय तक बने रहे। साल 2014 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के पद से भी हट गए और फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के करंट सीईओ सत्या नडेला के टेक्नोलॉजी एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। मार्च 2020 का वो महीना जब कोरोना वायरस जैसी ग्लोबल पैंडेमिक ने पूरी दुनिया में एक साथ दस्तक दी थी, उसी समय बिल गेट्स ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था और वो था बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट और बर्कशायर हैथवे के बोर्ड मेंबर्स के सभी पदों से हटने का फैसला। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अब वो दुनिया भर के हेल्थ डेवलपमेंट, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज के अपने फिलैंथ्रोपिक कामों को ज्यादा टाइम देना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स सिर्फ 39 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे? वर्ल्ड फेमस मैगजीन फोर्ब्स ने 1995 से लेकर 2017 तक लगातार उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा। इस बीच वो अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस से सिर्फ एक बार 2010 से 2013 तक के लिए पीछे हुए थे। 1970 से 1980 के दौरान उन्हें माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन का फेस माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स की फील्ड में भी बिल गेट्स का एक अलग ही दखल है? पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान फेसबुक और ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था। इसके बाद बिल गेट्स ने अपने एक मशहूर स्टेटमेंट में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक और ट्विटर से बैन करना बहुत ही शर्म की बात है और ये ताकत का बहुत ही एक्सट्रीम यूज है। ऐसा ही एक इंसिडेंट साल 1998 में भी हुआ था। तब अमेरिका की पार्लियामेंट अमेरिकी सेनेट के सामने बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रेगुलेशन की डिमांड को पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया था। उस समय कहा तो ये भी गया था कि कमिश्नर डेनिस से बिल गेट्स बहुत नाराज हो गए थे। असल में उस समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बढ़ती मोनोपोली के लिए माइक्रोसॉफ्ट को ही रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था। कहा जाता है कि बिल गेट्स तो यहाँ तक भड़क गए थे कि उन्होंने कमिश्नर के आइडिया को कम्युनिस्ट वाला भी बता दिया था। आज के दौर में भले ही बिल गेट्स ग्लोबल हेल्थ के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने का दावा करते हैं, लेकिन कोविड-19 के शुरुआती दौर में बिल गेट्स को इसके लिए आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। असल में बिल गेट्स ने फार्मा कंपनियों को सजेशन देते हुए कहा था कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए उन्हें पेटेंट करवा लेना चाहिए, जिसके बाद ग्लोबल लेवल पर बिल गेट्स को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने कहा था कि इसके जरिए गरीब देशों को कोविड-19 की वैक्सीन से दूर रखने की साजिश की जा रही है। इंग्लैंड की ससेक्स यूनिवर्सिटी की टारा वैन हो ने उस समय कहा भी था कि बिल गेट्स बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे जब भारत में सबकी जान जा रही होगी तो मदद सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही करेंगी। इस समय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूल्स को ना तोड़ना बहुत ही शर्मनाक और घटिया है। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर ही बिल गेट्स ने फार्मा कंपनियों से कोविड वैक्सीन का पेटेंट करवाने की बात कही थी। इसके अलावा बिल गेट्स बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की भी जबरदस्त क्रिटिक माने जाते हैं। वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती, साथ ही क्रिप्टो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत डेंजरस है, जिसके पास कोई बड़ी सिक्योरिटी नहीं होती। बिल गेट्स कहते हैं ये कोई मीनिंगफुल आउटपुट भी नहीं देती। बिल गेट्स इस बात का भी खुलासा कर चुके हैं कि खुद उनके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 20 सालों में पैदा हुए लोगों ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी का टाइटल एलन मस्क, जेफ बेजोस या जैक मा जैसे दिग्गजों के बीच इंटरचेंज होते देखा। लेकिन 90s में या उससे पहले पैदा हुए लोग ये बात जानते होंगे कि कैसे बिल गेट्स दशकों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी के तौर पर अखबारों और टीवी की हेडलाइंस बनते रहे हैं। बिल गेट्स दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर, ओनर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। साल 1955 में 28 अक्टूबर का वो दिन था जिस दिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स का जन्म हुआ। बिल गेट्स का जन्म कनाडा बॉर्डर पर बसे अमेरिका के सियाटल में हुआ था, जो कि फिलहाल सॉफ्टवेयर कंपनीज और आईटी जायंट्स का बेस माना जाता है। बिल गेट्स के पिता का नाम विलियम एच गेट्स और माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था। बिल गेट्स का बचपन बहुत ही दिलचस्प था। कौन यकीन करेगा कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार और दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने वाला ये आदमी कॉलेज का ड्रॉप आउट रहा है। बिल गेट्स के पिता लॉयर थे और वो बिल गेट्स को भी लॉयर ही बनाना चाहते थे, लेकिन बिल गेट्स का इंटरेस्ट बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में था। कहते हैं सिर्फ 13 साल की उम्र में बिल गेट्स ने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम टिक टैक टो बना लिया था। टिक टैक टो का नाम कंप्यूटर प्रोग्राम अमेरिका में वो जहाँ पर रहते थे उस शहर के ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। बाद में 13 साल के बिल गेट्स को इस बात के लिए $20,000 भी दिए गए, वह भी उस जमाने में। बाद में अमेरिका ने इस कंप्यूटर प्रोग्राम को बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया। अगर बिल गेट्स के एंसेस्टर्स की बात की जाए तो उनमें कई देशों के लोग आते हैं। बिल गेट्स के एंसेस्टर्स जर्मनी, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से आए थे। बिल गेट्स के पिता एक जाने माने लॉयर थे और बिल गेट्स की मां अमेरिका के पहले इंटरस्टेट बैंक सिस्टम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी। लेकिन इसके बावजूद बिल गेट्स की कामयाबी काफी बड़ी थी, क्योंकि वो अपने मां और पिता दोनों में से किसी के भी प्रोफेशन में नहीं गए। उन्होंने बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का प्रोफेशन चुना, जो कि उस दौर के लिहाज से भी नया था। बिल गेट्स का परिवार सियाटल के सैंड पॉइंट एरिया में रहता था। जब वो केवल 7 साल के थे तब उनके घर को एक भारी तूफान ने तहस नहस कर दिया था। बिल गेट्स के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन क्रिस्टी और छोटी बहन लिली भी है। छोटी छोटी परेशानियों और खासकर आजकल बॉडी शेमिंग से घबरा जाने वाले लोगों के लिए भी बिल गेट्स की जिंदगी इंस्पिरेशन की तरह है। कहा जाता है बिल गेट्स बचपन में अपनी उम्र से काफी छोटे लगते थे और इस कारण उन्हें लोग बहुत टीज भी करते थे। बिल गेट्स के बचपन में उनके स्कूल लेक साइड प्रेप स्कूल का भी काफी अहम रोल माना जाता है।
यही उनकी उनसे उम्र में 2 साल बड़े पॉल एल्बम से दोस्ती हुई, जो बाद में इतनी गहरी दोस्ती में बदल गई कि दोनों ने साथ में माइक्रोसॉफ्ट को एस्टैब्लिश किया। ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी ऑल्टर बेसिक की खोज माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। इसके बाद बिल गेट्स की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने जा रहा था। इस मैगजीन में बिल गेट्स ने जैसे ही ये न्यूज पढ़ी, उन्होंने ऑल्टर 8800 बनाने वाली कंपनी MITS से कांटेक्ट किया। बिल गेट्स ने उन्हें बताया कि वो और उनके दोस्त बेसिक इंटरप्रेटर बनाने वाले एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब आप भी चकरा गए होंगे कि आखिर ये बेसिक इंटरप्रेटर क्या चीज है। बेसिक इंटरप्रेटर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें कोई भी चीज फीड करने पर वो बदले में अपने यूजर्स को रिजल्ट देता है। ये माइक्रो कंप्यूटर के दिनों में खूब इस्तेमाल किया जाता था, जबकि सच्चाई ये थी कि बिल गेट्स और उनके दोस्त ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं कर रहे थे। वो तो बस एक ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे वो अपने काम की शुरुआत कर सके। MITS के उन दिनों प्रेसिडेंट E.T. रॉबर्ट्स से मिलने के लिए बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन ने टाइम मांगा। उनकी किस्मत अच्छी थी कि इतनी बड़ी कंपनी के ओनर ने उन्हें वक्त भी दे दिया। कुछ ही हफ्तों की मेहनत के दम पर बिल गेट्स और उनके दोस्त इसे बनाने में सक्सेसफुल हो गए। बिल गेट्स और उनके दोस्तों ने अल्बुकर्के के MITS हेडक्वार्टर में इसका डेमो दिया, जो कि हिट रहा। MITS की टीम एलन और बिल गेट्स से काफी इंप्रेस हो गई और उन दोनों को हायर कर लिया। उन दिनों बिल गेट्स और उनके दोस्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। इस काम को करने के लिए उन्हें हार्वर्ड में अपने क्लासेस मिस करने पड़े और फाइनली उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स आज एक दूसरे का सिनोनिम जान पड़ते हैं, लेकिन कम ही लोगों को मालूम होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का नाम उनके दोस्त और उनसे 2 साल सीनियर रहे पॉल एलन ने ही रखा था। माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। गेट्स और एलन ने जो पहला एम्प्लॉय हायर किया वो उनके हाई स्कूल के दिनों का पुराना दोस्त था, जिसका नाम था रिक वेलेंट। ये जब अपना मीडिया सेंटर लॉन्च किया था तो ये अपने टाइम से बहुत आगे की चीज थी, लेकिन जो इसका पॉजिटिव पॉइंट था वही इसकी बर्बादी का कारण भी बना। एडवांस होने के बावजूद उस दौर में लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाए। और आयरनी देखिए, आज के दौर में जो स्मार्ट टीवी आप अपने घरों में या अपने ड्राइंग रूम में देखते हैं, उनके ज्यादातर फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट के उसी मीडिया सेंटर वाली खूबियों से लिए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अननोन लोगों के साथ ऑनलाइन गेम खेलना माइक्रोसॉफ्ट की इस फील्ड में एंट्री करने से काफी पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने इस फील्ड में अपने पैर जमाने शुरू किए और Xbox लाइव लॉन्च किया, उसके बाद सही मायनों में इस फील्ड को उड़ान मिली। कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि Xbox लाइव के मॉडल को कई एस्टैब्लिश कंपनियों ने कॉपी भी किया था। भले ही आप अपने दिमाग पर कितना भी जोर डालें और सर खुजाएं, लेकिन ये बात सच है, सबसे पहला स्मार्टफोन और टैबलेट माइक्रोसॉफ्ट ने ही लॉन्च किया था। पॉकेट पीसी और विंडो मोबाइल के साथ इसकी डुअल परफॉर्मेंस ने कमाल कर दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि स्मार्टफोन की कंपटीशन में विंडो फोन एंड्रॉइड से काफी पीछे रह गए और बाद में माइक्रोसॉफ्ट को इस फील्ड में फॉलो करने वाले लोग काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद स्मार्टफोन की फील्ड में इनिशिएटिव लेने का क्रेडिट हमेशा माइक्रोसॉफ्ट को ही जाता रहेगा। आज एंड्रॉइड से थोड़ा महंगा होने के बावजूद अपने सिक्योरिटी फीचर्स के चलते एप्पल के स्मार्टफोन लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। आईफोन का कोई भी नया मॉडल लॉन्च होते ही दुनिया भर में इसके स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक में एक दौर ऐसा भी आया था जब एप्पल कंपनी बर्बादी की कगार पर खड़ी थी, ये डूबने ही वाली थी, लेकिन इसे जीवन दान दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। कौन जानेगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी बड़ी राइवल कंपनी को कोई दूसरी कंपनी डूबने से बचा भी सकती है। लेकिन ये सच है। असल में कुछ यूं था कि 90 के दशक के आखिर की बात है। इस समय का टेक जायंट एप्पल के पास कैश शॉर्ट हो गया था। कंपनी को सर्वाइव करने के लिए $150 मिलियन की इस मुश्किल समय में अर्जेंट नीड थी। इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के लिए किसी देवदूत की तरह सामने आया। अगर बिल गेट्स ने उस समय एप्पल को बचाने से मना कर दिया होता तो पॉसिबल है कि हम आज एप्पल की ओर से आने वाले ये शानदार प्रोडक्ट्स देख ही ना पाते। अब बात कंप्यूटर की। जी हाँ, वो कोर एरिया जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी शुरुआत की, माइक्रो कंप्यूटर से, और जिसका आज पूरी दुनिया से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंडस्ट्री में दबदबा है। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसे पूरी दुनिया में लोगों को कंप्यूटर इस्तेमाल करवाने का क्रेडिट दिया जा सकता है। सच कहा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों के कंप्यूटर यूज करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2013 में बिल गेट्स सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले अरबपति थे। इस दौरान उनकी नेटवर्थ $78.5 बिलियन कैलकुलेट की गई थी। बिल गेट्स की ज्यादातर संपत्ति कैस्केड इन्वेस्टमेंट LLC में है। इसके जरिए वो कई सारे बिजनेस जैसे फोर्स सेशन होटल और रिजॉर्ट और कार्बस कंपनी में भी अपनी पार्टनरशिप रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बाद की जिंदगी और अपनी एक्टिविटीज को लेकर बिल गेट्स ने लंबा इंटरव्यू रोलिंग स्टोन मैगजीन को दिया था। इंटरव्यू में गेट्स ने काफी डिटेल में क्लाइमेट चेंज, अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज और दूसरी कंपनियों में अपने इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया था। इसके साथ ही बिल गेट्स ने आने वाले 50 सालों में जो सबसे बुरी चीजें हो सकती हैं उन पर भी अपनी राय रखी थी। आने वाले 50 सालों में दुनिया किस तरह से बदल जाएगी, बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू में शेयर किया था। बिल गेट्स ने कहा था कि आने वाले 50 से 100 सालों में काफी बुरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनमें से कुछ भी इतना बुरा नहीं होगा कि किसी पैंडेमिक से या फिर बायो टेररिज्म से लोगों की जान मिलियंस में चली जाए। बिल गेट्स का इशारा ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 की ही तरफ था। बिल गेट्स ने रेडिट के एक प्रोग्राम में सुपर इंटेलिजेंस या कहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी अपनी चिंता जता चुके हैं। बिल गेट्स ने कहा था कि कुछ दशक पहले तक मशीनों का अगर कायदे से इस्तेमाल किया जाता था तो वो हमारे लिए बहुत सारे काम आसान कर देती थी, लेकिन आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एलन मस्क की चिंता से भी मैं अग्री करता हूँ। गेट्स ने इस मौके पर निक बॉस्टन को किताब सुपर इंटेलिजेंस पाथ्स, डेंजर्स एंड स्ट्रेटजीज को भी हाईली रेकमेंड किया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एंड्रॉइड फोन से रेस में पिछड़ जाने की बात गेट्स ने भी एक्सेप्ट की है। इसके बाद वो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन बनाए गए थे। मार्च 2020 में माइक्रोसॉफ्ट की ओर से आर्टिफिशियल अनाउंसमेंट की गई कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ बर्कशायर हैथवे में भी बिल गेट्स अपनी सारी पोजीशन छोड़ रहे हैं और अपना सारा फोकस फिलैंथ्रोपी कामों पर करेंगे। बिल गेट्स कोविड-19 के दौरान एक बार फिर ग्लोबली चर्चा में आ गए थे, जब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल वाली पोस्ट ना होने या फिर कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग ना होने के बावजूद मीडिया आउटलेट्स ने उन्हें इस मुद्दे पर एक एक्सपर्ट की तरह प्रेजेंट किया
इस दौरान बिल गेट्स ने कई बार कहा भी था कि वह इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उनका फाउंडेशन इसे लेकर लगातार काम कर रहा है और कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड कामों को आसान बनाने में मदद कर रहा है ताकि उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज तक भी समय से पहुंचाया जा सके। मल्टी बिलियन अरबपति होने के साथ साथ बिल गेट्स मल्टी बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी रखते हैं। ये तो पूरी दुनिया में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की वजह से ही जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन चुके हैं। एक दिन ग्रीनफील्ड ही वॉरेन बुफे को लेकर बिल गेट्स के पेरेंट्स के घर उन्हें मिलवाने गई। पहले तो बिल गेट्स को वॉरेन बुफे से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि बुफे जिस तरह का काम करते थे बिल गेट्स उसे बहुत ही छोटी नजरों से देखा करते थे। या यूं कह लीजिए कि बिल गेट्स के मन में वॉरेन बुफे के लिए कोई इज्जत ही नहीं थी। साल 2019 में एक कॉन्फ्रेंस में बीते दिनों को याद करते हुए बिल गेट्स ने कहा था, मैं तो उनसे मिलना ही नहीं चाहता था। बिल गेट्स ने हंसते हुए कहा था, तब मैंने सोचा कि आदमी चीजें खरीदता है और बेचता है, इस तरह से मार्केट का लूपहोल पकड़ लेता है। इससे मुझे लगता था इससे सोसाइटी में कोई वैल्यू एडिशन तो हो ही नहीं रहा है। उनसे मिलने से पहले उनके बारे में मेरा यही ख्याल था। गेट्स ने याद करते हुए कहा कि मुझे हालांकि ये पता था कि वो मिलने के बाद भी मुझे किसी नई एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने तो कम से कम नहीं जा रहे होंगे। साल 2016 में अपनी एक ब्लॉग पोस्ट में बिल गेट्स ने याद करते हुए लिखा था, लेकिन बाद में जब वो वॉरेन बुफे से मिले तो उनके जबरदस्त सवालों को सुनकर हैरान रह गए। मजेदार बात तो ये भी है कि खुद वॉरेन बुफे भी शुरुआत में बिल गेट्स से मिलने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनसे एक बार मिलने के बाद वो काफी अपनेपन के साथ मिलने लगे। साल 2000 में एक बार बिल गेट्स के बारे में वॉरेन बुफे ने मजाकिया लहजे में कहा था, बिल गेट्स के पास एक चिंपैंजी था जिसे वो अपनी टेक्निकल बातें सुनाते और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं उनके लिए एक इंटरेस्टिंग चिंपैंजी था और वो शानदार टीचर। बिल गेट्स के साथ अपने रिलेशन के चलते ही साल 2006 में इस जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बुफे ने अपनी सारी संपत्ति बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और 4 दूसरे एनजीओ को दान करने का डिसीजन लिया था। कई साल पहले असल में बुफे ने अपने बारे में कहा था कि दुनिया से जाने से पहले मैं अपनी लगभग सारी प्रॉपर्टी दान कर देना चाहता हूँ और अब मैं अपने आधे टारगेट तक पहुंच भी गया हूँ। इसी के बाद वॉरेन बुफे ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ट्रस्टी पोस्ट से रिजाइन भी दे दिया था। 3 साल पहले वॉरेन बुफे जब अमेरिका के ओमाहा शहर में अपने इन्वेस्टर्स के साथ एनुअल मीटिंग के लिए आए हुए थे, वहीं उनकी मुलाकात एक बार फिर बिल गेट्स से हुई। इस मुलाकात के बाद बिल गेट्स ने दोनों का ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें दोनों एक साथ घूमते, टेबल टेनिस खेलते, लॉरी चलाते, आइसक्रीम खाते, आराम करते, किताबें पढ़ते, एक साथ फोन चलाते, रेस्टोरेंट की ट्रेनिंग लेते और एक दूसरे के साथ बतियाते करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो का टाइटल बिल गेट्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। वीडियो में बिल गेट्स और वॉरेन बुफे को आर्टिस्ट बताया गया है। एक बात तो ये भी है कि जिस दिन बिल गेट्स ने ये वीडियो शेयर किया उस दिन बेस्ट फ्रेंड डे भी था। दोनों का ये वीडियो देखने के बाद लोग अंदाजा लगाने की कोशिश भी कर रहे थे कि दुनिया के 2 सबसे अमीर अरबपतियों की मुलाकात अगर होती होगी तो कैसी होती होगी। दोनों के करीबी बताते हैं कि ये दोस्ती इतनी गहरी है कि पिछले 30 सालों में सारे मजाक और मस्खरी वाले काम दोनों ने एक साथ किए हैं, पर उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी दान देने का टारगेट सेट किया था। इसके बाद इस मुहिम में फेसबुक मालिक मार्क ज़करबर्ग, माइकल ब्लूम और जॉर्ज लूकस जैसे 170 अरबपति लोग जुड़ गए थे। हालांकि अरबों डॉलर दान करने के बाद बिल गेट्स अभी भी दुनिया के चंद अमीर लोगों में शुमार किए जाते हैं। हालांकि 27 सालों की शादी के बाद कुछ समय पहले जब बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का तलाक हुआ था तो इस बात पर डाउट पैदा हो गया था कि दोनों ने चैरिटी के लिए जो पैसे फिक्स किए थे क्या अब उनका इस्तेमाल हो पाएगा, क्योंकि तलाक के बाद मेलिंडा गेट्स ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो बच्चों के लिए ज्यादा पैसा छोड़ना चाहती हैं। आपको बता दें ये बात इसलिए कही गई थी क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल होने के बाद भी बिल गेट्स पहले ही ये बात पब्लिकली कह चुके हैं कि वो अपने बच्चों को सिर्फ $10 मिलियन ही छोड़ेंगे। लेकिन सबको हैरान करते हुए मेलिंडा गेट्स ने तलाक के बाद इस बात के लिए टॉप लॉयर्स की सर्विस लेने का डिसीजन लिया कि कैसे वो अपनी प्रॉपर्टी में से ज्यादा पैसे अपने बच्चों के लिए छोड़ सकती हैं। इस हाई प्रोफाइल कपल के तलाक के बाद दोनों की लीगल टीम लंबे टाइम तक दोनों की जॉइंट $130 अरब की प्रॉपर्टी को बांटने में लंबे समय तक सर खपाती रही थी। मेलिंडा गेट्स अपने बच्चों जेनिफर, रॉरी और फाइबे के लिए ज्यादा पैसा छोड़ना चाहती हैं। बिल गेट्स ने एक बार पब्लिकली कहा था कि उनकी 5 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में से उनके बच्चों को एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अपनी प्रॉपर्टी दान के कामों में लगा रहे हैं और उनके बच्चों को उनके इस फैसले पर गर्व है। बिल गेट्स ने कहा था उन्होंने अपने बच्चों को $1 बिलियन के फंड की जगह अच्छी हायर एजुकेशन दिलवाई है ताकि वो अपनी जगह खुद बना सकें। हालांकि इस बिजनेस कपल ने कहा था कि इनकी इतनी प्रॉपर्टी दान करने के बाद भी वो कोई गरीब होने नहीं जा रहे हैं, वो फाइनेंशियली हमेशा सिक्योर ही रहेंगे। बिल गेट्स ने उस टाइम कहा था कि मेरे बच्चों के पास $1 बिलियन तो नहीं होंगे, लेकिन उनके पास इतने पैसे जरूर होंगे कि वो अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिल गेट्स ने जब ये बात कही थी तब उनकी बेटी जेनिफर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी, जहां उनके नाम पर एक कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग बनवाने के लिए गेट्स ने $5 बिलियन दान में दे दिए थे। गेट्स ने ये भी कहा था कि जब हम ट्रिप पर जाते हैं तो हमारे बच्चे भी साथ में होते हैं और हम उन्हें अपना चैरिटी का काम दिखाते हैं और बताते हैं, इसमें उन्हें हम पर और हमारे कामों पर प्राउड फील होता है। कहा जाता है कि चैरिटी के कामों में बिल गेट्स की दिलचस्पी एंड्रू कॉनर्स और जॉन डी रॉकफेलर का काम पढ़ने के बाद आई। ये वही रॉकफेलर है जिनके नाम पर दुनिया भर में कई सारी एजुकेशनल स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाती है। कॉनर्स जहां स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बाद में चैरिटी के काम के लिए जाने गए, वहीं रॉकफेलर तेल के काम से जुड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बाद में वो भी अपनी चैरिटी के काम के लिए मशहूर हुए। साल 1994 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की थी। उसके बाद साल 2000 में अपने 3 फैमिली फाउंडेशन को मर्ज कर दिया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने शुरुआत से ही ऐसी अरेंजमेंट की है कि दान देने वाले लोग भी साफ साफ देख सकते हैं कि उनके पैसे कहाँ खर्च किए जा रहे हैं। उनकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक करेंगे तो एक एक पेनी का हिसाब किताब दिया गया है। बिल गेट्स ने हाल ही में डॉक्टर एडिथ एवा एगर की लिखी किताब द चॉइस के बारे में अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए थे। ये किताब बिल गेट्स के मुताबिक अपने एक्सपीरियंसेस शेयरिंग और एक तरह के ट्रॉमा से निकलने की कहानी है।
इस बुक की राइटर ईगर केवल 16 साल की थी जब उन्हें और उनके परिवार को ऑश्विट्ज़ भेज दिया गया था। बता दें, ऑश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप 40 दूसरे ऐसे ही कंसंट्रेशन कैंपों का एक ग्रुप था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम नाज़ी जर्मनी द्वारा पोलैंड में चलाया गया था। बिल गेट्स ने इस किताब को पढ़ा और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि इस किताब को पढ़ने से कोविड-19 और ऐसे ही टेरर में दौर के लोगों को कैसे निपटना है, ये सीखने में काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा बिल गेट्स ने हाल ही में क्लाउड एटलस पढ़ने के बाद भी एक्सपीरियंस शेयर किए थे। ये किताब एक तरह की नॉवल है। बिल गेट्स ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा था कि ये ऐसा जबरदस्त नॉवल है जिसे पढ़ने के बाद आप लंबे समय तक इसके बारे में सोचते और बात करते रहेंगे। इस नॉवल में जो कहानी है वो सदियों पहले के 6 कैरेक्टर और उनकी इंटर रिलेटेड स्टोरीज पर बेस्ड है। बिल गेट्स ने ये भी लिखा था कि ये ह्यूमन नेचर ओन ह्यूमन वैल्यू और उस पर हजारों सालों में बदलने वाली और ना बदलने वाली चीजों को लेकर बुनी गई एक ग्रैंड स्टोरी है। इतना ही नहीं, बिल गेट्स करंट अफेयर्स उससे जुड़े हुए मुद्दों पर भी लिटरेचर पढ़ते रहते हैं। हाल ही में बिल गेट्स ने कोविड-19 में जॉन एम बैरी की द ग्रेट इन्फ्लुएंजा पढ़ने के बाद अपने थॉट्स शेयर किए थे। बिल गेट्स ने कहा था कि हम एक अनएक्सपेक्टेड टाइम में जी रहे हैं। हिस्ट्री में पलटकर देखें तो साल 1918 में आई इन्फ्लुएंजा डिजीज भी इसी तरह की पैंडेमिक थी। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डेंजरस पैंडेमिक में से एक थी। बैरी ने अपनी इस किताब में इसके बारे में सब कुछ बताया है। हालांकि साल 1918 में दुनिया भर के हालात काफी अलग थे, लेकिन कई मामलों को अगर देखें तो हम लगभग उसी कंडीशन में आज भी जी रहे हैं और वैसे ही चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। क्योंकि बिल गेट्स खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, इसलिए बिजनेस से जुड़ी बुक्स में भी उनकी स्टार्टिंग से ही गहरी दिलचस्पी रही है। बिल गेट्स ने बॉब ईगर की लिखी द राइड ऑफ लाइफ टाइम किताब को पढ़ने के बाद बॉब की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि उनकी पढ़ी सबसे शानदार बिजनेस बुक्स में से एक है। इसमें बेहतरीन तरीके से बताया है कि किसी कंपनी का सीईओ होना असल में क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट के करंट सीईओ सत्य नडेला ने भी इस किताब पर कमेंट किया है। इस किताब में ईगर डीजी के सीईओ के तौर पर 2000 से 2020 तक की अपनी जर्नी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताते दिखाई पड़ते हैं। इससे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल्स या लीडरशिप रोल वाले प्रोफेशनल्स काफी कुछ सीख सकते हैं। टैप डांसिंग टू वर्क, ये किताब बिल गेट्स की सबसे फेवरेट बुक्स की कैटेगरी में शामिल है। ये किताब बेसिकली चर्चित अरबपति वॉरेन बुफे, जो कि बिल गेट्स के बेहतरीन दोस्त भी हैं, उनकी एक तरह की जीवनी है। इसमें बुफे के आर्टिकल्स को कंपाइल किया गया है। इसमें वॉरेन बुफे की सक्सेस की पूरी स्टोरी को बताया गया है। आज के टाइम में हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसे ये कंपनियां ही शेप दे रही हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में इन कंपनियों के बिना सर्वाइवल ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। आज के दौर में हमारी लाइफस्टाइल को इफेक्ट करने वाली 5 प्रमुख कंपनियां हैं: गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और एप्पल। इन कंपनियों को फ्राइट 5 कहा जाता है, यानी 5 डरावनी कंपनियां। डिजिटल एरा में आप कुछ भी करना चाहें, आपका सामना इन कंपनियों से होगा ही होगा। आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। इन कंपनियों की बढ़ती ताकत कई देशों की सरकारों से भी ज्यादा दिखाई पड़ती है। इन कंपनियों की शुरुआती दौर में, खासकर 80 से 90 के टाइम में, जब भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे मार्केट में पॉसिबिलिटीज दिखाई पड़ी, तो इन्होंने उसका जमकर फायदा उठाया। लेकिन अब इनकी देशों के चुनावों में जरूरत से ज्यादा बढ़ती दखल बता रही है कि ये किसी भी हद तक ताकत का मिसयूज भी कर सकती हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फेसबुक द्वारा कैम्ब्रिज एनालिटिका को डाटा लीक किया जाने के मामले में अमेरिका सहित पूरी दुनिया में तूल पकड़ा था। प्राइवेसी की बात करने वाली फेसबुक जैसी कंपनियां किस देश में कौन सी सरकार बनेगी, अब ये भी डिसाइड कर रही हैं। आपके डेटा का ऐसा यूज किया जा रहा है जो आपको ही नहीं मालूम। अमेरिकी सांसद सेनेट के सामने फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग को पेश भी होना पड़ा था, लेकिन रिजल्ट फिर वही ढाक के 3 बात, यानी 0 रिजल्ट। इसीलिए इन्हीं फ्राइट 5 कंपनियों में से एक सबसे शुरुआती दौर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, फाउंडर या चेयरमैन जो भी कह ले, यानी बिल गेट्स के सोचने का तरीका क्या है। क्या आप उनकी तरह किस तरह से सोच सकते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ इनसाइट नाम की वेबसाइट पर पब्लिश हुए एक आर्टिकल के राइटर ने ये बात कही थी कि उन्होंने बिल गेट्स की स्पीच लिखने वाली राइटर से लेकर उनके एग्जीक्यूटिव तक से पूछा कि आखिर बिल गेट्स कैसे और किस दिशा में सोचना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल के राइटर का कहना है वो इस बात को सोचकर हमेशा हैरान रहा करते थे कि बिल गेट्स जैसे कैलिबर का आदमी आखिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरह से सोचता होगा। वो किसी आइडिया या इनोवेशन के बिजनेस एस्पेक्ट से पहले उसकी मेरिट के बारे में ज्यादा जोर देते हैं। फ्रेंड्स, बिल गेट्स के बारे में 10 ऐसी चीजों का पता लगाते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं और इसीलिए वो लाइफ में इस कदर सफल हुए। राइटर के मुताबिक सबसे पहली चीज है प्रायोरिटी, यानी सबसे बेहतरीन चीज कौन सी है, इस बारे में आपको सोचना शुरू करना चाहिए। शुरुआत यहीं से होती है और समय आपका सबसे लिमिटेड और वैल्यूएबल रिसोर्स है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्या फलानी चीज मायने भी रखती है आपके लिए, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या ये जरूरी भी है आपके लिए, आपको इसे कितना वक्त देना चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी चीज है अच्छे सवाल पूछना। ये बात पक्की है कि अगर आप बेहतर सवाल करेंगे तभी आपको बेहतर जवाब भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पूछना कि इसमें कमी क्या है, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है। एक लाइन वाले इन तरह के सवालों में फंसकर नहीं रह जाना चाहिए। आपको खुद को कई तरह के सवाल पहुंचकर एक्सप्लोर करना चाहिए, छोटे छोटे सवालों में नहीं फंसना चाहिए। तीसरी सबसे जरूरी चीज है डेटा ड्रिवन डिसीजन। आज के टेक युग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ज्यादातर लोग इसमें मात खा जाते हैं। लोग पहले इमोशनल डिसीजन लेते हैं और उसके बाद उसे सही साबित करने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं। इसीलिए आप पहले इस तरह के सवाल पूछें कि इस मुद्दे को लेकर डेटा क्या कहता है। इससे आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। पहले से आप उसे लेकर इन्फॉर्म रहेंगे और बेहतर तरीके से अपने डेटा का इवैल्यूएशन कर चुके होंगे। इमोशनल डिसीजन लेने से बचने के लिए आपको लॉजिकल और क्रिटिकल डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर करता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लोग दुनिया भर में बिल गेट्स को अपना आइडल मानते हैं। लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। बिल गेट्स भी कुछ कम नहीं है। वो भी अक्सर अपनी सक्सेस और सक्सेसफुल बनने से जुड़े हुए तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं। बिल गेट्स एक बात पर काफी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा।
वरना बहुत लंबी रेस के घोड़े साबित नहीं हो पाएंगे। लाइफ में आपके सामने बहुत से मौके आएंगे, किसी सोशल इन्विटेशन का, किसी प्रोजेक्ट का। आपके लिए क्या यूजफुल है, आपको इसका सार समझते हुए नो बोलना सीखना ही होगा। ना बोलिए और जो जरूरी है उसके लिए समय निकालिए। वो कहते हैं उन्हें एडवाइस उनके मित्र वॉरेन बुफे ने दी थी, जो खुद भी दुनिया के जाने माने अरबपति हैं। बिल गेट्स कहते हैं उनके करियर और सोशल लाइफ में एडवाइस बहुत काम आई है। रिस्पेक्ट फॉर क्रिटिसिज्म, बिल गेट्स इसे भी बहुत जरूरी मानते हैं। गेट्स का कहना है कि जब आपको सक्सेस मिलने की शुरुआत हो जाती है, तब आपके आसपास ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी क्रिटिसिज्म करते हैं। ज्यादातर लोग आपका या फिर आपसे फायदा उठाने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। वो आपके कभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं बताएंगे, ना ही उसे पॉइंट आउट करेंगे। इसलिए अगर कोई आपकी क्रिटिसिज्म करने की हिम्मत दिखा रहा है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें, ताकि आप लंबा सफर तय कर पाएं। बिल गेट्स एक और बात पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि जब आप सफल हो तो अपनी कामयाबी का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जब आप अनसक्सेसफुल हो जाएं तो उससे आप क्या सीख रहे हैं, आपकी उससे लर्निंग क्या रही, ये आप जरूर नोटिस करें और उसे अपने अगले एक्शन में इंप्लीमेंट करें। क्योंकि लाइफ में जितनी लर्निंग जरूरी है, उतनी ही अनलर्निंग भी जरूरी है। इसीलिए असफलताओं से मिली सीख पर ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है। फेस योर फियर, ये भी बहुत जरूरी है। एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक प्रोफेशनल के तौर पर और एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो भी वीकनेस है उसका खुलकर सामना करें और मजबूती के साथ उसे बेहतर करने में जुट जाएं। अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव लोग रखें जो आपकी पॉजिटिविटी दें, ताकि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग। ये कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट है जिन्हें बिल गेट्स के ब्लॉग और उनके मीडिया आर्टिकल्स में अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा बिल गेट्स के पैशन, डिसीजन, हार्ड वर्क, टीम वर्क और परसिस्टेंस यानी मजबूती से डटे रहना, ये सारी बातें भी इससे सीखने वाली हैं। पैशन सबसे बड़ी चीज होती है। बिल गेट्स सिर्फ 8वीं में थे तब से टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग के लिए उनकी दीवानगी जग जाहिर थी। स्कूलों में जब कंप्यूटर आने शुरू हुए, उससे कई साल पहले बिल गेट्स के स्कूल मदर्स क्लब ने मॉडल 33 खरीद लिया था। बिल गेट्स को भी इसकी एक्सेस मिल गई। प्रोग्रामिंग के प्रति बिल गेट्स की दीवानगी ने उन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए लगातार मोटिवेट किया। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने कंप्यूटर में बग ढूंढना खुद ही सीख लिया था, वो भी बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के। अब बात डिसीजन मेकिंग की। जिंदगी में आप सही फैसले लेते हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप सही फैसला सही समय पर लेते हैं, ये मायने जरूर रखता है। बिल गेट्स की जर्नी भी इसकी जीती जागती दास्तान है। सिर्फ 17 साल की एज में बिल गेट्स ने अपने प्रोग्रामिंग के पैशन को फॉलो करने के लिए डिसीजन ले लिया था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने ट्रैफो डाटा नाम का कंप्यूटर प्रोग्राम बना डाला, जिसके बाद में अमेरिका में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया गया। ये उनका डिसीजन ही था जिसने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाने के लिए मोटिवेट किया। हार्ड वर्क की बात करें तो बिल गेट्स इसके भी सफल एग्जाम्पल हैं। बात है साल 1980 की। इस साल माइक्रोसॉफ्ट की सेल उम्मीद से काफी कम थी। कंपनी का बजट काफी टाइट था और कंपनी की हालत ये हो गई थी कि वो एक सेल्स मैनेजर भी हायर करने की कंडीशन में नहीं थे। ऐसे में बिल गेट्स ने अपनी हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़ दी, पूरा टाइम अपनी कंपनी को देने लगे। अब बात आती है टीम वर्क की, जिसके बिना कोई कंपनी तो क्या कोई घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। बिल गेट्स की हिस्ट्री बताती है कि उन्होंने कभी अकेले काम नहीं किया। जब वो बिल्कुल जीरो पर थे, तब भी उन्होंने पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली हायरिंग भी अपने करीबी दोस्त की ही की थी। जब आप एक बेहतर टीम के साथ काम करते हैं तो सक्सेस अचीव करना और भी आसान लगने लगता है। बिल गेट्स को अपने हार्ड वर्क और पैशन पर भरोसा था, लेकिन अगर उन्हें परसिस्टेंस ना होता तो शायद वो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। लगातार इस बात के ताने दिए गए कि माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद मोबाइल के धंधे में काफी पीछे रह गई। उन्होंने एक बार माना भी कि हाँ वाकई में माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉइड से कंपटीशन के मामले में कहीं पीछे छूट गई। लेकिन तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद वो अपने विजन को लेकर डटे रहे और आज भी बाकी कंपनियों से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हैं। बिल गेट्स की फेरी टेल जैसी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद मशहूर कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी की लाइनें जरूर याद आती हैं, जो हर कदम हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकती हैं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये ऑडियो बुक बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं